वक्फ एक काला कानून था जो कांग्रेस के द्वारा देश में थोपा गया था और जिसके पीड़ित हिंदू के साथ साथ मुस्लिम भी हैं। मेरा मानना है कि कोई भी कानून हो, कोई भी नियम बने, तो थोपिए मत लोगों को। आप उनसे बात करिए, उनको विश्वास में लीजिए। अगर मुस्लिम भाई विश्वास में आ गए, वो कहते हैं हाँ ठीक है, तो फिर लागू कर दीजिए, क्या समस्या है उसमें। लेकिन आप उनको तो विश्वास में लीजिए, बात तो करिए किसी चीज को लेकर के। आप बिना बात किए लगातार किसी को थोपते जा रहा है। ये तो हमारे देश में दो युवा नेता हैं और वो कब से युवा है हमको खुद नहीं पता है। पहले हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी और दूसरे युवा है राहुल गांधी। अब ये लोग युवा से वृद्धावस्था की तरफ कब बढ़ेंगे ये पूरा देश नहीं जान पा रहा है। आप इनकी बातों से नहीं, बातों से सहमत हैं, लेकिन क्या इनसे पूछिए कि जो एक इतने बड़े मुखिया हैं भाई, प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो संसद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संसद में बैठ के कह रहे हैं कि योगी जी पे कुछ बोलिए, कुछ आप बीजेपी का नया अध्यक्ष कब बना नहीं पा रही बीजेपी। जो बातें हैं वो बताती है कि विपक्ष सीरियस नहीं है। देखिए हमारे साथी ने कहा, इनसे पूछिए। देखिए मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। तमिलनाडु के गांव को क्लेम करता है और उससे मंदिर को अपना बताता है जो कि 1500 साल लगभग पुराना है। तो क्या वो उस कानून का विरोध नहीं कर रहा है जो 1947 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कहता है कि यथास्थिति मंदिरों और मस्जिद की आप जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उनकी रहेगी। नमस्कार, मैं शुभम, आप देख रहे हैं लोगो टाइम्स। देश में इस समय वक्त संशोधन अधिनियम 2024 चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में देर रात में इसको पास कर दिया गया। सिर्फ राष्ट्रपति की मुहर के बाद ये देश में कानून का रूप ले लेगा। यहाँ पत्रकारिता के छात्र मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इनको वक्त के बारे में कितना ज्ञान है। आइए, हमारे साथ पत्रकारिता के चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि वक्त के बारे में इनको कितना नॉलेज है। देखिए, वक्फ के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी जानकारी है मैं आपके दर्शकों को बताऊंगा। वक्फ एक काला कानून था जो कांग्रेस के द्वारा देश में थोपा गया था और जिसके पीड़ित हिंदू के साथ साथ मुस्लिम भी हैं। हजारों मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोग हैं जो आज उस काले कानून के बोझ तले दब के अपना दम तोड़ दिए हैं। तो वो काला कानून था कैसे, क्या था उसमें ऐसा? काला कानून वो इस तौर से था कि देखिए, उस कानून में कोई अधिकारी नहीं है कि आप उस कानून के पक्ष में विपक्ष में किसी भी न्यायालय में आप जा सके तो उसको काला कानून ही माना जाएगा। वो काला कानून तो यहाँ कभी कभी कह देता है ये संसद भवन ही वक्फ का है, कभी कह देता है विधानसभा वक्फ का है। किसी दिन हमको तो डर लगता था ये कानून अगर ये खत्म नहीं होता तो किसी दिन वो कह देता कि ये भारत देश भी वक्फ का है। कि भाई साहब कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ अभी, वक्फ संशोधन 2024, वो काला कानून है और मुसलमानों के हक को छीनता है। देखिए, जिसपे हम कुछ बहुत ज्यादा विपक्ष और पक्ष का साथ नहीं देंगे, लेकिन हम समानता शब्दों में बताऊं कि जो भी बिल पास हुआ है, कहीं ना कहीं से पहले की जो सरकारें आई थी, पहले की सरकार थी, अगर जो काम ये कर रही हैं तो उनका ये विरोध करते थे। अब ये करे तो उनका विरोध, ये तो राजनीतिक विरोध हो चुका है। अब क्या सही है क्या नहीं सही है ये वही लोग बताएंगे जो उस कैटेगरी के लोग आते हैं। हम जैसे लोग नहीं आते हैं तो हम लोग फायदा बता। आप एज ए पत्रकारिता के छात्र, कुछ तो इसके बारे में क्या नुकसान पहले था और इस संशोधन के बाद क्या फायदे होंगे बताएंगे? देखिए, चीजें दो हैं। जैसे कि मतलब कि लोगों को लग रहा है कि हमारी जो जमीनें ट्रस्ट की, जैसे नॉर्मल भाषा में बात करूं, जो जमीनें हैं बोर्ड की और ट्रस्ट की बोर्ड जमीनें हैं, उनको लगता है कि गरीबों के जो मतलब मुसलमान पक्ष को लगता है कि ये हमारी जमीनें हैं, हम यहाँ अपना काम धाम करते थे, अब इस सरकार के अंडर में हो जाएगी। तो सरकार अपने तरीके से, सरकार सबसे पहली बात, सरकार जमीन खुद ले लेगी और वो किसी बोर्ड की जमीन नहीं रह जाएगी, वो किसी ट्रस्ट की जमीन नहीं रह जाएगी। तो इसी से उनको दिक्कत है। लेकिन वही सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि अगर जो ये जमीनें जो हैं ये कहीं न कहीं जो मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास के मुसलमान हैं उनके लिए अच्छी बात है कि उनकी जमीन ले भी नहीं ली जा सकती। जैसे कहा जाता है कि जिसके पास कुछ नहीं होता, जो जिनका कोई परिवार नहीं होता है, उनकी जमीनें को लेकर अब बोर्ड को दे दिया जाता है। जबरदस्ती भी सुने हैं, कहीं केस में भी जबरदस्ती भी किया जा सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जिनका जमीन है उनके पास रहेगा, वो जिसको मन करे वो देना चाहते दें, न देना चाहते हैं न दे सकते हैं। लेकिन इसमें दोनों चीज आपको मैं जैसा बता, अधिनियम अब जो पास हुआ है कल रात्रि को राज्यसभा में, परसों रात्रि को लोकसभा में, तो ये क्या जनता को फायदा पहुंचाएगी? मुसलमान जनता जो अब उनको लगता है कि फायदा नहीं पहुंचाएगी और सरकार को कहना फायदा होगा। और सरकार का हमेशा कहना होता है कि हम उस लोगों के साथ हैं, उनके साथ तो हैं। जो भी बिल पास करती है उसका ये कहना होता है कि आप दोनों चीज मैं बताऊं आपको कि सत्ता पक्ष के लोग आपका उसका गुणगान गाते हैं, विपक्ष के लोग उसकी खराब नीतियों को बताते हैं। तो अब समस्या ये है कि
जनता क्या समझती है, सच्चाई इसके अंदर क्या है, कि कौन से क्या मामला के जनता के हितों की वाली बात है या नहीं है। नेता तो अपनी अपनी बात बताएंगे, क्योंकि उनको राजनीति रोटियां सेकनी होती है, उनको अपना पार्टी का चुनाव लड़ना होता है, वोट बैंक की राजनीति करना होता है। हो सकता है किसी का वोट बैंक हो, किसी का वोट बैंक ना हो, तो इन तमाम सारे मुद्दे पर उन जनता ही बताएगी कि क्या, या फिर लागू होने के बाद, अब तो देखिए दोनों में सदनों में पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में पास हो गया, के मुहर के बाद ये भी कानून बन जाएगा। बन जाएगा। धन्यवाद सर। ठीक। लोकसभा विधानसभा में कि ये जो कानून है वो लोगों को फायदा पहुंचाएगा, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक सामान्य सी बात है, अगर ये विश्वविद्यालय है तो यहाँ छात्रों के लिए कोई एक नियम लाया जाएगा या छात्रों के भविष्य के लिए सुधार के लिए कोई नियम लाया जाएगा, तो उसमें छात्रों की सहमति बहुत आवश्यक है। छात्रों से बात करके अगर हम नहीं इसमें सहमत होंगे तो फिर वो विकास किस काम का। ये जो बिल आया है उसको लेकर के आप किसके लिए लाए हैं? मुस्लिमों की, उनके लिए ये कानून है ना, तमाम मदरसों के लिए और तमाम चीजों के लिए। तो आप उनको विश्वास में लीजिए। विपक्ष कहते हैं, हम कहते हैं विपक्ष नहीं है, विपक्ष छोड़ देगा मुद्दा, लेकिन आप उनको तो विश्वास में लीजिए। अब ये तो वही बात हो गई कि किस प्रकार से रात में 8 बजे आकर के आप कहते हैं कि 1000-500 के नोट बंद हो जाते हैं, फिर 2000 के नोट निकालते हैं, उसको भी आप वापस करना पड़ता है। जीएसटी आप लागू करके नोटबंदी का आज तक कोई आप फायदा नहीं बता पाए, तो आप थोपिए मत कोई भी चीज। मेरा मानना है कि कोई भी कानून हो, कोई भी नियम बने, तो थोपिए मत लोगों को। आप उनसे बात करिए, उनको विश्वास में लीजिए। अगर मुस्लिम भाई विश्वास में आ गए, वो कहते हैं हाँ ठीक है, तो फिर लागू कर दीजिए, क्या समस्या है उसमें। लेकिन आप उनको तो विश्वास में लीजिए, बात तो करिए किसी चीज को लेकर के। आप बिना बात किए लगातार किसी को थोपते जा रहा है, ये सवाल सदन में हुआ, तो उनका ये कहना है कि हमने जेपीसी बनाई और कांग्रेस की सरकार में जो आपकी पार्टी है, तो सरकार में जो जेपीसी थे उसमें 13 मेंबर थे और हमारे जेपीसी में 31 सदस्य हैं और हमने बाकायदा लोगों से राय लेकर ये कानून पास। देखिए, ये तो वही बात हो गई कि मतलब बड़ी संख्या में जो लोग, करोड़ों की तादाद में लोग हैं, उनके कुछ चुनिंदा 2-4 लोग 10 लोग जाकर के अगर अपनी बात कहते हैं तो उनका तो निजी स्वार्थ भी हो सकता है। आपको जमीन पे उतरना पड़ेगा। आप एक सर्वे कराइए, आप लोगों से पूछिए, बड़े बड़े मंचों पे लोगों को बुलाइए, आम जनता से राय लीजिए ना, आम मुस्लिमों से राय लीजिए इस मुद्दे पे, वो सही बात आपको बताएंगे। कुछ चुनिंदा लोग जब चुन लिए जाते हैं किसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो उनका व्यक्तिगत और निजी स्वार्थ भी आ जाता है तमाम चीजों, तो इसको भी सरकार को ध्यान रखना है। तो ये संशोधन क्या अभी जो हुआ वो मुसलमान को फायदा पहुंचाएगा या नुकसान है? देखिए, फिर मैं आपसे आप एक विपक्ष के नेता के तौर पर, देखिए, विपक्ष के नेता के तौर पे ही मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अगर मैं विपक्ष में हूँ, मैं विरोध करता हूँ, तो यही बात होगी कि विपक्ष में लोग हमेशा हर चीज का विरोध करते हैं। इसीलिए मैं इसका एक पॉजिटिव बात बता रहा हूँ, एक सकारात्मक संदेश देना चाहता हूँ कि आप जिसके लिए जो कानून ला रहे हैं उनसे बात करें। अगर वो सहमत हैं तो फिर कानून ठीक है, लेकिन आप उनसे बात नहीं करेंगे, मान लीजिए आपके फायदे की बात है और आप कहते हैं नहीं मेरा इसमें फायदा हो रहा है, तो मैं सिर्फ विपक्ष में होने के लिए इसका विरोध करूँ, ये ठीक बात नहीं। अगर आपका फायदा हो रहा है तो ठीक बात है, हम तो चाहते ही हैं कि जनता का हित, हम तो इसीलिए हैं कि जनता का हित, तो इसीलिए हम तमाम मुद्दों को लड़ने का काम करते हैं कि सरकार किसी भी प्रकार से जनता को प्रताड़ित न कर पाए। देखिए, तमाम चीजें हैं, लगातार सरकार जनता को प्रताड़ित कर रही है, तो उसके खिलाफ हम लोग लड़ने का काम करते हैं और तमाम मुद्दों को उठाते हैं। हमारे साथ पत्रकारिता के छात्र नियाजी मौजूद है और इनसे जानेंगे कि वक्फ संशोधन अधिनियम मुसलमानों के लिए नुकसानदेह है या फायदेमंद है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्फ संशोधन बिल 2024 को बोलने का मौका दिया। और विपक्ष ढिढोरा पीट रहा है कि ये बिल मुसलमानों के नुकसान के लिए, मुसलमानों का इससे हनन हो रहा है, तो विपक्ष से ही सवाल है कि अगर आपको चर्चा करनी रहती थी। पहली बात, हमारे देश में 2 युवा नेता हैं और वो कब से युवा है हमको खुद नहीं पता है। पहले हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी और दूसरे युवा है राहुल गांधी। अब ये लोग युवा से वृद्धावस्था की तरफ कब बढ़ेंगे ये पूरा देश नहीं जान पा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अखिलेश जी अपने जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, उनको टीवी चैनलों के डिबेट में बैठाकर कहते हैं कि हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी, लेकिन अखिलेश जी को जब संसद में बोलने की बात आई तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमारे योगी जी के बारे में कुछ बोल दीजिए। अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी नया अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। अरे साहब, आप संसद में वक्फ अधिनियम पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं, आपको यूपी की जनसभा की बात करनी है, आपको अखिलेश यादव जी पे, योगी जी पे जवाब जानना है, आपको जानना है कि बीजेपी का नया अध्यक्ष क्या बनेगा। ये कौन सा सवाल है? कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी इन बिलों को लेकर सीरियस नहीं है। आप बताइए, क्या राहुल गांधी संसद में उस दिन उपस्थित थे जब चर्चा हो रही थी? कहाँ थे? लेकिन संसद में वोटिंग के समय प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे, तो संसद में राहुल गांधी भी नहीं थे। सरकार का विरोध किसको, सरकार का विरोध किसको करना है? प्रधानमंत्री को भी देना, तो वो कहाँ है? और रही बात, आपने एक सवाल उठाया है कि संसद में इस मुद्दे पे चर्चा हो रही थी, इस मुद्दे पे धक्का दिया समाजवादी पार्टी अध्यक्ष। देखिए, ये सवाल तो वाजिब है। अगर जो सदन में कोई बात चली रहती है तो लगातार, कभी आप देखना होगा, चाहे पुराने में आपने देखा होगा कि एक मुद्दे पर लगातार बातें नहीं होती है।
अगर जो रोजगार की बात शुरू हुआ लेकिन है, अगर हम विशेष चर्चा आइए आगे आ जाइए, अगर हम विशेष चर्चा ये वक्त संशोधन पे हम ये थोड़े ना कह सकते हैं कि योगी को अगला प्रधानमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। मुझे लगता है कि अगर ये बात है जो विधानसभा के अंदर की बातें हैं, आप लोकसभा में जा रहे हैं, लोकसभा नहीं विधानसभा, जैसे योगी जी इसमें विधानसभा में भी है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वो वहाँ की बातें हैं जो क्या सरकार में रहेंगे, क्या कौन सीएम रहेगा, कौन पीएम रहेगा। जैसे हम सही बात है, इनसे बात से थोड़ा सा मैं समर्थक भी हूँ कि जो चीजें पे आप बात कर रहे हैं, जैसे आपने क्लास करने जा रहे हैं, आप सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट चुना हुआ सब्जेक्ट क्लास करने जा रहे हैं, तो आप उस पर भी कॉन्सेंट्रेट रहिए, मतलब स्थिर रहिए, वहाँ रहिए, आप मुद्दे से हटक रहे हैं। संसद में उस दिन चर्चा ही वक्त अधिनियम पे हो रही थी और वो उन्होंने ये नहीं कह सकते नहीं ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अरे भाई हमको लग रहा है कि क्राइटेरिया थोड़ी ना बनाया जाएगा, मुंह से आप मुंह तो किसी जमा रोक नहीं सकते हैं। क्या आप इनकी बातों से नहीं, बातों से सहमत हैं, लेकिन क्या इनसे पूछे कि जो एक इतने बड़े मुखिया हैं भाई, प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो संसद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संसद में बैठ के कह रहे हैं कि योगी जी पे कुछ बोलिए, कुछ आप बीजेपी का नया अध्यक्ष कब बना नहीं पा रही बीजेपी। जो बातें बताती है कि विपक्ष सीरियस नहीं है। देखिए हमारे साथी ने कहा इनसे पूछिए, देखिए मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ कि मैं जवाब दूंगा। मैं जो समर्थन अगर कर रहे हैं, मैं समर्थन कहाँ कर रहा हूँ, मैं जो सही में बताया हूँ। ये क्या है, समर्थन कौन कर रहा है, विरोध कर रहा है, उनके लोगों से जाकर पूछिए कि कौन समर्थन क्या है, उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। मैं आपको बस अपना ओपिनियन सुझाव बता रहा हूँ या फिर अपनी बात बता रहा हूँ जो मुझे समझ में आई, जो मुझे बेहतर समझ में आई बस। तो आप वक्त पे हम चर्चा करें थोड़ी सी, तो ये मुसलमानों के लिए फायदेमंद, हाँ आ रहा हूँ, मुसलमानों के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह साबित होगा? देखिए, ये मुसलमानों के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन वो ये उनके लिए नहीं फायदेमंद है जो मुसलमानों के दम पर अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। क्योंकि बिहार में क्योंकि विपक्ष कह रहा था कि जेडीयू हुआ या फिर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों लोग विरोध, टीडीपी विरोध करेगी, लेकिन बिहार में तकरीबन 12% आबादी मुस्लिम की और आंध्र प्रदेश में लगभग बीजेडी ने भी समर्थन दिया ना, बीजू जनता दल ने। हाँ, लगभग बात पूरी हो जाती है और लगभग आंध्र प्रदेश में भी लगभग 9.5% के आसपास मुस्लिम आबादी है और बिहार में अगले 5-6 महीनों में चुनाव होने जा रहे हैं। तकरीबन 32 सीट ऐसे हैं जिसपे मुस्लिम आबादी प्रभाव डालती है और इस समय उस 32 सीटों में से 12 सीटें बीजेपी और 6 सीटें जेडीयू के पास है। अभी जेडीयू के अंदर कुछ जो दलील देखने को मिली थी, क्योंकि उनके ही जो अल्पसंख्यक जो मुस्लिम थे नेता थे, उन्होंने पार्टी को इस्तीफा दे दिया, तो कुछ पार्टी से इस्तीफा दे भी रहे हैं। लेकिन हालांकि चुनाव के मद्देनजर जो नीतीश कुमार है उनको भी फायदा दिख रहा है, क्योंकि दिल्ली का चुनाव सीधा जीता जागता परिणाम है आने वाले चुनाव के लिए। अगर हम आपसे जानना चाहें कि संशोधन फायदेमंद है नुकसानमंद है? बिल्कुल फायदेमंद है मुसलमानों के लिए। हमारे साथ ही हमारे पत्रकारिता विभाग के कुछ जूनियर छात्र भी हैं। आपको क्या लगता है वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के बारे में आप कितना जानते हैं? मुझे लगता है कि सत्ता दल द्वारा ये काफी अच्छा प्रयास है, क्योंकि देश में प्लेसेस वर्शिप एक्ट जो ये कहता है कि 1947 के बाद जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं और मुस्लिम हिंदू दोनों के या किसी के भी, उनकी यथास्थिति रहेगी। तो वक्फ एक तमिलनाडु के गांव को क्लेम करता है और उसके मंदिर को अपना बताता है, जो कि 1500 साल लगभग पुराना है। तो क्या वो उस कानून का विरोध नहीं कर रहा है जो 1947 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कहता है कि यथास्थिति मंदिरों और मस्जिद की या जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उनकी रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार द्वारा ये काफी अच्छा कार्य है और ये मुसलमानों में भी और हमारे देश में भी पारदर्शिता लाएगा, क्योंकि 9 लाख एकड़ जमीन और उसकी आय इतनी कम, ये सवाल पूछने योग्य विषय है और मुझे लगता है कि सरकार द्वारा ये काफी अच्छा प्रयास किया गया है। अच्छा है जी, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। हमारे साथ हमारे सीनियर अरुण भैया जी हैं, इनसे जानेंगे कि वक्फ संशोधन अधिनियम किस तरह से मुसलमानों को फायदा पहुंचाएगा या उनको नुकसान साबित करेगा। देखिए, वक्फ बोर्ड में जितने मेंबरान हैं वो कई जगहों पे अवैध जमीनों का भी अधिग्रहण कर चुके हैं। तो एक तरह से मुस्लिम बस्तियों में अगर उस तरीके का अधिग्रहण हुआ होगा तो उनके लिए फायदेमंद है। बाकी ये फायदेमंद बिल है क्योंकि कई अवैध जमीनें भी वक्फ बोर्ड के माध्यम से मुसलमानों को फायदा पहुंचाएगा। हाँ, पहुंचा सकता है। लेकिन वक्फ बोर्ड में अवैध तरीके से कब्जे की गई हो तो धर्म के नाम पे कब्जा कर लिया जाता है ना वक्फ बोर्ड में, क्या कि धर्म का प्रचार प्रसार करना है, हमको जमीनें दीजिए जबरन, या फिर उनको क्या कहते हैं बहका के, तो ये सब बिल उसमें उनको फायदा करेगा। अब ये है कि आप कोर्ट जाकर अपील कर सकते हो, पहले ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकते थे, अब हाई कोर्ट तक भी। हाँ, अब उनको न्यायिक अधिकार मिल जाएगा। जी, आपका कुछ आप जानते हैं इसके बारे में?
आप क्या जानती हैं वक्फ के बारे में? वक्फ एक कानूनी प्रस्ताव है जो एक कह सकते हैं एक प्रकार की धार्मिक संपत्ति है जिसे एक इस्लामिक कानूनी के तहत किसी भी धार्मिक उद्देश्य या परोपकारी उद्देश्य के लिए किस संस्था के अधीन होती है ये। हमारे सीनियर और साथी पत्रकार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी इनका संबंध है, इनसे जानेंगे कि वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर इनके क्या विचार हैं। देखिए, जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 में संशोधन केंद्र की सरकार ने की है, मेरे नज़रिए से बहुत ही बेहतर पहल है। आप मानेंगे नहीं, कभी हमारे क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहाँ कुठां बाजार नाम का गाँव है, वहाँ युद्ध स्तर पर बाजार लगता है और वहाँ लगभग वक्फ बोर्ड की हमको लग रहा 200 एकड़ से अधिक जमीनें हैं। उस पर अब हमारी पैदाइश भी नहीं थी, पता नहीं कब से, जब से हम होश संभाले हैं, उस पर एक ही परिवार का कब्जा है। तो वहाँ लोगों को दुकान टाइप आवंटित करा दिया गया, लगभग 200 एकड़ की जमीन लगता है, उसमें 10-20 एकड़ों की दुकान बनाया गया, उसमें बाजार लगता है, दुकान बाजार का, और उस क्षेत्र का सबसे बड़ा बाजार दुकान बाजार है। वह सारी जमीनें वक्फ बोर्ड की हैं। एक व्यक्ति उसको कब्जा करके उस पर दुकान लगवाया, दुकान बनवाया, उसका लगान जो भी शुल्क है वसूला एक मानक तय करके, और कहीं वक्फ बोर्ड में पैसा नहीं गया। उसका क्या आता पता है, कभी अभी तक नहीं मिला। उसके बाद जब वह कमरों को लगा बेचने, वही एक मुस्लिम से उसकी विवाद होती है। हाँ, वक्फ बोर्ड की संपत्ति वो अपने निजी प्रयोग कर रहा है, उसकी जमीनों पे खेती कर रहा है, बगीचा लगाया हुआ है, मुस्लिमों को कहीं लाभ नहीं उसका मिल रहा है। एक अधिवक्ता है वहाँ के मुल्ला बाजार, कुठां बाजार के ही, वह जो जमीनें सारी हैं मुल्ला बाजार में, लेकिन वो कुठां करते हैं। कुठां बाजार के अधिवक्ता हैं अमीन अंसारी, दीवानी कचहरी के अधिवक्ता हैं, उनकी भी दुकानें हैं जो वहाँ। कुछ मामले को लेकर विवाद हुआ, उन्होंने कहा हम आपको किराया नहीं देंगे, वक्फ बोर्ड की जमीन है, उस पर कुछ विवाद हुआ। उन्होंने तमाम अल्पसंख्यक आयोग को, तमाम विभागों को जांच के लिए लिखा। अभी 3-4 दिन पहले अमर उजाला के पेपर में दिया है, तो लगातार पेपरबाजी होती है, लेकिन अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं हो सका। तो इस मामले को देखते हुए मान लीजिए संशोधन हुआ, सरकार इस पर ध्यान आकृष्ट करी। सरकार जानती है, उसको जितनी भी नाजायज चीज़ें हैं उसको सब पता है, वह जान रही है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। अब इस चीज़ों को, इस बिल के आ जाने से उस पर मान लीजिए पारदर्शिता है। सरकार खोजेगी कि पैसा कहाँ जा रहा है, इसका 50 कमरे हैं तो 50 कमरे किराया कहाँ जा रहा है, सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी और उससे उनके ही लोगों को लाभ है। अब अलग बात है कि आपने छात्रों का मिला जुला बातचीत सुना, और कुछ लोगों का ये कहना है कि वक्फ संशोधन अधिनियम मुसलमानों के लिए बहुत फायदेमंद है और कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। आपको ये पूरी बातचीत कैसे लगी, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।